अब रन होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। प्रधानमंत्री जी चुप्पी छोड़िए। आज आतंकवादी घटनाएं हो रही है, यही प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है। अरे भैया, आज सरहद की सुरक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। आज लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही किसकी है? आज दिल्ली में कौन बैठा है? इसका मतलब आप निकम्मे हैं, आप कमजोर हैं। तो बिहार को कम से कम स्पेशल स्टेट का दर्जा देना होगा इस एनडीए सरकार को, वरना नहीं देंगे तो नहीं घुसने देंगे। बिहार में नहीं घुसने देंगे, तमाम एनडीए के घटक दल के नेताओं के मुंह में कालिक पोत देंगे। और उनकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि बिहार को ठगते रहेंगे, बिहार की धरती पर कदम रख लेंगे। क्या मजबूरी है? 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते रहे। आपने क्या किया? जनता ने कलेजा पर पुदीना बो दिया भाजपाइयों के। संविधान छेड़छाड़ करेंगे, बोलने पर तो इतना हुआ, बदल दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाइएगा। कि पाकिस्तान से चादर लेने जाते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, इनके ही नेता जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाता है। हम जा रहे हैं। आज भी पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लिया है भाजपा ने। तो दुश्मन देश भाजपा को चंदा क्यों दे रहा है? वहाँ की कंपनी चंदा क्यों दे रहा है भाई? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में सरकार तो बन गई है, लेकिन इस सरकार को कई अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। गठबंधन की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उसे विपक्ष ने बैसाखी की सरकार करार दिया है और भी इसी तरीके के कई नाम दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है पंकज श्रीवास्तव उर्फ तिलकधारी, जाना माना चेहरा है, सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक मुद्दों पर मुखरता से बात रखते हैं। क्या कहेंगे इस सरकार के बारे में? आपकी क्या राय है? आपने भी कुछ नया नाम दिया है या आप भी विपक्ष वाला नाम रख रहे हैं? देखिए, वाकई ये बैसाखी की सहारे चल रहे हैं। एक बैसाखी नीतीश कुमार हैं तो दूसरे चंद्रबाबू नायडू हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस बिहार में ये 17 सालों से सरकार में है, 17 सालों में जो प्रधानमंत्री ने बिहार में जा जाकर झूठ फैलाया था, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे, वहाँ के बंद इकाइयों को पुनर्गठन करेंगे, वहाँ स्पेशल स्टेट का दर्जा देने की बात थी, बाढ़ सुखाड़ समस्या का निदान करना था। तो उम्मीद अब आप समझिए कि 15 अगस्त तक का डेडलाइन दिया जा रहा है। 15 अगस्त तक अगर लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री अगर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा नहीं देते हैं, और बिहार में जो बोल के आए थे, चलो सारी बातें आप पूरा नहीं कर सकते, दरभंगा में एम्स नहीं बना सकते, पूर्णिया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बना सकते, जो आपने कहा था पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दे सकते, तो बिहार को कम से कम स्पेशल स्टेट का दर्जा देना होगा इस एनडीए सरकार को, वरना एनडीए के तमाम घटक दल के नेताओं को बिहार में घुसने नहीं दिया जाएगा। ये 15 अगस्त का टाइम डेडलाइन है। बहुत हुआ। इसमें एक चीज आपसे जोड़ना चाहूंगा, अब रन होगा, संग्राम बहुत भीषण होगा। ये बिहार की जनता ने तय कर चुका है। दूसरी बात, आप आइए केंद्र के परिपक्ष में, जिस मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी खुद और अमित शाह जी, भाजपा के तमाम नेता मुसलमानों को भला बुरा कह रहे थे, आज आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, जिसके साथ इन्होंने सरकार में हैं, तो जिस हिसाब से मुसलमानों को आरक्षण वहां दिया जा रहा है, हज में सब्सिडी दी जा रही है, तो पूरे देश में क्यों नहीं? और जब वहां मुसलमानों को दी जा रही है तो सनातन हिंदू धर्म के लोगों को क्यों नहीं? दोनों सवाल यक्ष प्रश्न की तरह भाजपा के सामने हैं। प्रधानमंत्री जी चुप्पी छोड़िए और चंद्रबाबू नायडू के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे देश में इस तरीके का मैसेज दीजिए। अच्छा पंकज जी, एक बात कहेंगे, पिछले साल 15 अगस्त से लाल किला के प्राचीर से मोदी जी ने कहा था कि अगले साल फिर 15 अगस्त को झंडा हम ही फहराएंगे। कहीं ना कहीं वो बात सच होने जा रही है और आने वाले समय में आपने भी ये कह दिया कि उस दिन वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, और तो मतलब झंडा वही फहराने जा रहे हैं। नहीं देंगे तो नहीं घुसने देंगे, बिहार में नहीं घुसने देंगे। तमाम एनडीए के घटक दल के नेताओं के मुंह में कालिक पोत देंगे, और उनकी मां ने इतना दूध नहीं पिलाया कि बिहार को ठगते रहेंगे, बिहार की धरती पर कदम रख लेंगे। यह नहीं कहिए प्रधानमंत्री का झूठ। हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, बनारस में 10 गांव आदर्श बता दीजिए। हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी बनने थे, वो बता दीजिए। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं के रोजगार की लिस्ट बता दीजिए।
कह रहे हैं तीसरे टर्म में सारा कुछ कर देंगे जो बाकी ढकी रह गया है। फिर तीसरा टर्म समाप्त हो जाएगा, कहेगा चौथे टर्म में पूरा कर देंगे, फिर पांचवें टर्म में पूरा कर देंगे। ये कोई मतलब नहीं है। मतलब है साफ, अभी नीट का पर्चा लीक हुआ है, ग्रेस मार्क देकर किस तरीके से जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको कुंद किया गया है। ये जांच होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो पर्चा लीक करने वाले गैंग के ऊपर कार्रवाई हो, उनको आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो। जो लोग भी हैं, देश के होनहार छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा भाजपा सरकार में हो रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, री एग्जाम होगा, आप क्या चाहते हैं आप? मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नीट का संज्ञान लिया है उसी तरीके से पर्चा लीक के मामले में चाहे किसी की भी सरकार हो, प्रधानमंत्री को एक बराबर ऑडियंस लाने की आदत है। तो प्रधानमंत्री जब कृषि काला कानून का ऑडियंस ला सकते हैं, सीए एनआरसी का ला सकते हैं, तमाम मुद्दों पर ला सकते हैं, तो प्रधानमंत्री पर्चा लीक पर क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या पर्चा लीक करने वाले सारे लोग भाजपाई हैं इसलिए प्रधानमंत्री डर रहे हैं? ये बिल्कुल ऑडियंस लाया जाना चाहिए। जो लोग भी पर्चा लीक के मामले में पकड़े जाएं उनको आजीवन कारावास हो, उनके फांसी की सजा हो। अभी वापस आए अगर एनडीए की सरकार पर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही एनडीए के साथ चल रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ बातों पर सहमति है उनकी, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई उनके लोगों को, तभी तो वो साथ चल रहे हैं। कुछ तो अपनी बातें हुई होंगी। बिल्कुल नहीं है सहमति अगर होती तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होता। बिहार से 8 मंत्री हैं, जो मुख्य मंत्रालय है वो तो दिया ही नहीं गया, झुनझुना थमा दिया गया। कि तो बैंड पार्टी में आप देखते होंगे कि झुनझुना वाले ज्यादा होते हैं, वो झुनझुना बजाते रहते। बिहार के सारे मंत्री झुनझुना बजाएंगे, क्या करेंगे वो? बिहार का क्या विकास कर लेंगे? बिहार को रेल मंत्रालय मिलता, वित्त मिलता, शिक्षा का मिलता, रेल का मिलता तो बिहार का विकास होता। ये तो पोर्टफोलियो दिया गया है खुश रहने के लिए कि आप आनंद लीजिए और चुपचाप सरकार के हर कुकर्मों का साथ दीजिए। तो मतलब आपको लगता है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बेवकूफ है, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे उन्हें समर्थन दे रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू पर जा रहे हैं वो तो असंतुष्ट हैं। नीतीश कुमार असंतुष्ट हैं। संगीत सोम पर बात कर लीजिए, संजीव बालियान पर बात कर लीजिए, उन्होंने क्या बयान दिया है। और तो और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रभु श्री राम के नाम पर इन्होंने राजनीति की, प्रभु श्री राम ने सख्त संदेश दिया, चाहे वो प्रयागराज हो, अयोध्या हो, सुल्तानपुर हो, चित्रकूट हो, कोप्पल हो, रामेश्वरम हो, तमाम सीटों पर भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। भाजपा वाले तो गाली दे रहे हैं अयोध्या को, कह रहे दगाबाज निकले, धोखेबाज निकले, न ये राम के हुए थे न मोदी के हुए हैं आज। वाह, अरे कल ये अपने बापू को गाली दे देंगे, उनका कोई ठिकाना है भाजपा वालों को? हर आदमी जानता है कि प्रभु श्री राम को राजा दशरथ माता कौशल्या ने लाया, भाजपा वाले कहते हमने लाया। अरे आप अपने बाप को नहीं ला सकते, बबजेट हो क्या भाजपाइयों? प्रभु श्री राम को राजा दशरथ माता कौशल्या ने लाया, वही प्रभु श्री राम, वही हनुमान कर्नाटक में बदला लिए, प्रभु श्री राम ने पूरे देश में बदला लिया। अब ये हिंदू कहते हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं कि कोई सामान नहीं खरीदेगा अयोध्या में, अपना सामान लेकर जाइए। अरे तो भैया जब सामान लेके जाओगे तो जमीनें किसकी हैं? जिनके पुरखों ने, बाप दादाओं ने प्रभु श्री राम के समय से उसी अयोध्या में रह रहे, उनकी जमीनें भाजपा की सरकार ने सौंदर्यीकरण के नाम पर छीन लिया और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। तो आप कहते हो कि वहां का पानी नहीं पीना, तो वहां क्या करना, झकमराने जाओगे? अरे आज भी उनकी जमीनें हैं, उनके बाप दादाओं पुरखों की जमीनें हैं। तो ये भाजपाई हैं, ये सगे किसी के नहीं हैं। अच्छा पंकज जी एक चीज सुनिए, तीसरे टर्म की पहले दिन की जब शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने, किसानों का इतना ध्यान रखते हैं, पहले ही दिन किसान निधि के लिए, किसान निधि योजना के लिए फंड रेज किया, किसानों की हित की बात सोची, पहले ही दिन उन्होंने किसानों के हित में काम किया। देखिए हम तो कहते हैं 2014 से पहले जो हमारा डीएपी का दाम था, जो यूरिया का दाम था, जो हमारे बीज का दाम था, जो हमारे डीजल का दाम था, जो हमारे कीटनाशक का दाम था, वही हमको लौटा दीजिए। हमको 2000 नहीं चाहिए, हमको 10,000 रुपया अपने आप बचत हो जाएगा। आप कभी चर्चा ही नहीं करते। किसी भाजपाई को डिबेट में बिठाइए, पूछिए कि 2014 से पहले डीएपी का दाम क्या था, यूरिया का दाम क्या था, पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, खाद का खर्चा, सब पर जोड़कर लागत पर 50% एमएसपी तय करने वाले प्रधानमंत्री आज 10 साल से
तीसरी टर्म की सरकार है, क्यों नहीं एमएसपी पर कानून बनाते आप बताइए, क्यों नहीं बनाते? इतना बजट नहीं है ना देश के पास। 16 लाख हजार करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ करने के लिए आपके पास पैसा है। उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से 16 करोड़ किसानों के कर्जे माफ हो सकते थे। अनगिनत किसान आत्महत्या नहीं करते। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से 16 करोड़ देश के युवाओं को 1-1 लाख रुपया प्रोत्साहन भत्ता देकर आप उन युवाओं को आत्महत्या करने से रोक सकते थे। उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से 20 साल तक 400 में सिलेंडर दे सकते थे। उस 16 लाख हजार करोड़ रुपया से आप सेना का कई सालों तक खर्चा उठा सकते थे। क्यों? आपने जो उद्योगपतियों को माफ किया, आप उसी 16 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना को आधुनिकीकरण करते, उनको हौसला बढ़ाते, किसानों को देते, युवाओं को देते, तो आज देश में इतनी आत्महत्याएं ना होती। आज आतंकवादी घटनाएं हो रही है। यही प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है। अरे भैया, आज सरहद की सुरक्षा कौन कर रहा है? मोदी जी। आज लॉ एंड ऑर्डर की जवाबदेही किसकी है? आज दिल्ली में कौन बैठा है? इसका मतलब आप निकम्मे हैं, आप कमजोर हैं, आप खुद अपनी बातों में फंस रहे। सुनिए, मकड़ा जो है ना, जाल बुनता है। जब जाल बुनते बुनते बीच में आता है, मकड़ी ये सोचता है कि दूसरा आगे फंसेगा। प्रधानमंत्री अपनी बातों में ही फंसे पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि आतंकवाद की घटना कैसे होती है। आज आतंकवाद की घटना जो बढ़ी हुई है, कैसे बढ़ी हुई है? प्रधानमंत्री जवाब दें। दिल्ली में क्या, दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री कमजोर है? क्या इनके रक्षा मंत्री क्या कर रहे? क्या इनके गृह मंत्री कर रहे? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे? कैसे हो रही है? जांच का विषय है, सब्र रखिए, बदला ले लेंगे। पाकिस्तान से हम लिया नहीं था। कह रहे हैं ना, पाकिस्तान से लिया था ना। अरे सुन ना, पाकिस्तान से बदला तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी लिया था। इंदिरा गांधी ने भूगोल बदल दिया था पाकिस्तान का। प्रधानमंत्री की कुवत है, बदल के दिखा दे पाकिस्तान का भूगोल। हम तो कह रहे हैं अवतारी पुरुष हैं, तो माँ के गर्भ से जन्म लिए ही नहीं है, ये तो अवतार लिए हैं। तो अवतारी पुरुष तो और पाकिस्तान को मटियामेट कर देंगे, क्यों नहीं कर रहे? क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान से चादर लेने जाते हैं, पाकिस्तान डे पर बधाई देने जाते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं, इनके ही नेता जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने जाता है। हम जा रहे, आज भी पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लिया है भाजपा ने। कभी चर्चा की है आपने कि दुश्मन देश भाजपा को चंदा क्यों दे रहा है? वहां की कंपनी चंदा क्यों दे रहा है? भाई आप बताइए ना, क्यों नहीं बता रहे आप? चंदा तो कांग्रेस ने भी लिया है, कांग्रेस भी तो नहीं लौटा रही चंदा। देश लूट कर भाग गया। हम भी चौकीदार, हम भी चौकीदार, सोता रहा चौकीदार, और सारे लुटेरे भाग गए। सवाल पूछ लो तो नेहरू जिम्मेदार, कांग्रेस जिम्मेदार। तो अरे भाई, सरकार में आप हैं, आप हैं। तो मोदी भी कांग्रेस में जो है नेहरू की कंपेयर हो रही है मोदी जी की, कि तीसरी बार वो भी सरकार बनाए थे, तीसरी बार ये भी दूसरे ऐसे नेता बने जो दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में बनकर आए हैं। नेहरू और मोदी की कंपेयर हो रही है आपस में। अच्छा, नेहरू जी 364 सीट लाए थे फर्स्ट टर्म में, आप समझिए। मोदी जी फर्स्ट टर्म में 282 लाए। नेहरू जी सेकेंड टर्म में 371 सीट लाए, मोदी जी 303 लाए। थर्ड टर्म में नेहरू जी 361 सीट लाए और मोदी जी थर्ड टाइम में 240 लाए। तो कैसे कंपेयर हो जाएगा, आप बता दीजिए। आप इसके मतलब आपके पास आंकड़ा नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री मैं क्या कह रहा हूँ, सीट कितनी लाए? नेहरू जी के कंपेयर में लाए। और नेहरू जी ने कितनी संस्थाएं बनाई देश में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्था बनाई देश में? कंपेयर कीजिए ना काम का। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस समय, जिन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति राष्ट्र के नाम दे दिया। मोदी जी ने कितना राष्ट्र के नाम दे दिया, बता दीजिए आप। उन्होंने तो अपना जीवन राष्ट्र के नाम दे दिया है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं जीवन ही राष्ट्र के नाम है। राष्ट्र के नाम है, पार्टी के नाम है, भाजपा के नाम है, पार्टी का प्रचार करते हैं। राष्ट्र के लिए क्या किया इन्होंने? बेरोजगारी दूर की, देश में IIT बनाया, IIM बनाया, कोई संस्था बनाई। फिर आप 80,000 किलो का मशरूम खा रहे, 8500 करोड़ के फ्लाइट पर चल रहे, अपने लिए नया संसद भवन बनाया, और तो और 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते रहे। आपने क्या किया? कंपेयर कीजिए तो हर चीज का कीजिए ना।
मोदी जी कह रहे हैं देखिए फेक न्यूज फैलाएंगे तो जनता माफ नहीं करेगी देश। फेक न्यूज के तो सबसे बड़ा पुरोधा इनका अमित मालवीय है, और वही है अमित मालवीय है। आरएसएस का नेता सुशांत सिन्हा कहता है कि ये बलात्कारी है। कौन करता है? बीएचयू में प्रधानमंत्री मोदी का करीबी आईटी सेल का आदमी बीएचयू के छात्रा से गैंग रेप किया, तो कहाँ मोदी जी घड़ियाली आंसू बहाए, कहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह पर आंसू बहाए देश के पालमान बेटियों के लिए? राष्ट्र के नाम क्या है? राष्ट्र के नाम अगर प्रधानमंत्री अपने आप को किए होते तो मणिपुर जाते, लद्दाख जाते, क्यों नहीं गए? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अच्छा, आप लोगों ने एक माहौल बनाया था, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, इसको लेकर पूरा चुनाव लड़ा गया। अब जो है प्रधानमंत्री को देखा जा रहा है वो सर आंखों पर संविधान रख रहे हैं, चूम रहे हैं संविधान को, यही हमारी पहचान है ये बता रहे हैं। आप लोग झूठ फैलाते हैं उनके बारे में। अच्छा, आप पत्रकार हैं कि भाजपा आईटी सेल से हैं? सही से बताइएगा। हम पत्रकार हैं। पत्रकार हैं, आपको लगता है? जी। हमको ना लगता है। अरे प्रधानमंत्री का नेता क्या बोला था कि हमको पूर्ण बहुमत चाहिए, हम संविधान में संशोधन करेंगे, हम संविधान बदलेंगे। ये हम कहे थे कि भाजपा का तमाम नेता कहा था। आप उसका भी नाम हम ही बताएं कि आप भी बता दीजिए। भाजपा ने कहा तो था कि हम उनसे जवाब लेंगे। अरे क्यों कहा था? जनता ने कलेजा पर पुदीना बो दिया भाजपाइयों के। संविधान छेड़छाड़ करेंगे, बोलने पर तो इतना हुआ, बदल दीजिएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ जाइएगा आप। अभी तो पुदीने बो आया है, कल धनिया भी बो देंगे। संविधान छेड़छाड़ कर दीजिएगा, भाजपाइयों को इतना दम है। अरे वो समय कुछ और था जो आप 55 सालों तक झंडा नहीं फहराए। ये संविधान की ताकत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान चूमना पड़ा। आपने तो वो सवाल ही नहीं किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटा दी गई, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हटा दी गई, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा हटा दी गई। आपने उस पर कभी चर्चा किया? कोई पत्रकार करता है? बिल्कुल हो रहा है, उस पर हमने 400 के पार होता, समझिए 400 के पार होता तब ना आप संविधान बदलते। अब नहीं हुआ तो संविधान चूमना भी पड़ेगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के सामने जाकर तलबे भी चाटने पड़ेंगे, चूंकि आपके बाप दादा गोरे अंग्रेजों के चाटते रहे हैं। आजाद भारत में रहना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेना होगा। अच्छा चलिए, बाबा साहब की बात की, एक अम्बेडकरवादी का चैलेंज है राहुल गांधी को। ये इतने ही संविधान की बात करते हैं और बाबा साहब की बात करते हैं, तो पहले ही दिन पहला सत्र जब शुरू हो संसद की, तो पहले ही दिन राहुल गांधी जो है बाबा साहब के मुद्दे पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो नहीं माना जाएगा कि वो सच में अम्बेडकरवादी हैं और सच में संविधान की बात करते हैं। क्या कहेंगे आप इसको? अच्छा, आप चाहे मर्जी कुछ कह दीजिए, अगला संसद में नहीं रहेगा, मोदी सरकार कोई भी कुकर्म कहते रहे, उसे सवाल ना पूछे। आप यही चाहते हैं ना कि बगैर प्रश्न रहित अगर बात करते हैं संसद की, जो संविधान की, तो साबित कीजिए। आप एक बात बताइए, हम कह दें कि आप अगर साबित करना चाहते हैं कि आप दलाल पत्रकार नहीं हैं तो एंकरिंग करना छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे आप? देखिए दोनों बात अलग है, अपने बात रखिए, बात है। मैं कहता हूं कि आप गोदी मीडिया के पत्रकार नहीं हैं, आप दलाल पत्रकार नहीं हैं, आप एंकरिंग करना छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिएगा। अरे आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए उन लोगों से कि जो लोग ये कहते हैं भाजपा के एक नेता नहीं, दर्जन भर नेताओं ने ये कहा था कि हमें अगर पूर्ण बहुमत मिलेगी हम 400 के पार जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? तो जिसने कहा था इन राष्ट्रद्रोहियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इनको फांसी के फंदे पर झुला देना चाहिए। लेकिन जिसने कहा था कि संविधान बदलना चाहिए, बदलाव समय की मांग है, वो तो जीत गया, वो रन तो जीत गए। देखिए, जीत हार एक अलग मसला है। नहीं, जनता ने उन्हें जिता दिया है। जनता ने नहीं जिताया। किसने जिताया? प्रशासनिक अधिकारियों के प्रभाव में आकर जीता है। चुनाव हार रहे थे। अब फिर से आप एक बार वाली बात, निष्पक्ष चुनाव अगर भारत में हो, निष्पक्ष, तो भाजपा के 10 नेता भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आपको याद है, एक भी सीट भाजपा ने नहीं जीती थी। कांग्रेस के रहमो करम पर 2 सीटें छोड़ी गई जहां से भाजपा का उदय हुआ, नहीं तो उसी दिन भाजपा मुक्त भारत हो गया था। आप वो दिन भूल गए। आज की भाजपा कुछ और है, आज की भाजपा कांग्रेस को साफ करने में लगे हुए है। राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक समय के बाद कांग्रेस साफ हो जाएगी, डायनासोर की तरह खत्म। आज की भाजपा आरएसएस को साफ करने में लगी है। आरएसएस के बीच टकराव है इनका, कांग्रेस युक्त हो गई है भाजपा। कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू,
बेन सिंह के परिवार से आते हैं, रेल राज्य मंत्री बने हैं, कौन है आप बताओ? वहां परिवारवाद भी है, वहां कांग्रेस भी है, कौन है आप बताओ ना? हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? जगदम्बिका पाल कौन है? भाजपा में ही कांग्रेस है, पूरे कांग्रेस के नेता हैं। आज 180 से अधिक ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के हैं। आज जतिन प्रसाद को मंत्री बनाया गया, इनके पिताजी जितेंद्र प्रसाद भी कांग्रेस ही थे। कांग्रेस मुक्त कैसे कर देंगे? हेडगेवार खुद कांग्रेस ही था, जो 1924 में कांग्रेस छोड़कर समय पर कांग्रेसी थे, आज वो भाजपा ही हैं, भाजपा के वफादार हैं। देखिए, डीएनए तो भाजपा का भी कांग्रेसी है, वही डीएनए है। सांप का बच्चा सांप ही होगा, आम के पेड़ में आम ही फलेगा, हाथी का बच्चा हाथी ही होगा। तो जो कांग्रेस जिसके कल्चर में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? बहुत सारे ऐसे नेता हैं, नाम गिनाने लगूंगा तो आपको एक डॉर्मेट्री फिल्म बनानी पड़ेगी, आपको न्यूज नहीं चलानी पड़ेगी। मेरे पास 180 से ऐसे अधिक सांसद हैं भाजपा में। भाजपा के लोग तो दरी बिछा रहे, झंडा टांग रहे, वहां नेता कहाँ है? भाजपा में नेता है? भाजपा का कार्यकर्ता आपको, आप सुनिए ना, उसका कौन मिश्रा जी ने बोला था, देखे सुने थे क्या बोला? कि दूसरे दल के नेता आते हैं, वो टिकट लेता है, चुनाव लड़ता है, मंत्री बनता है। जो भाजपा के अंडभक्त हैं वो आज भी, हाँ, आज वो भी झाड़ू लगा रहे, दरी बिछा रहे, झंडा टांग रहे, मोदी 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 कहने से उसको फुर्सत ही नहीं। वो विधायक क्या बनेगा, वो सांसद क्या बनेगा? वहाँ पर सबके मोदी मोदी का फल मिलता है, एक के बाद। सुन तो लीजिए, जिस नवीन जिंदल को कोल स्कैम का मास्टरमाइंड कहा जाता था, भाजपा में क्या हुआ? सांसद बने कि नहीं? जिस अशोक चौहान को परिवारवादी भ्रष्टाचारी कहा जाता था, वो राज्यसभा में गया कि नहीं गया? कौन सा कांग्रेस मुक्त करने की बात कहते हैं? आप समझिए, भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है, जो करती है वो कहती नहीं है। ये पंकज श्रीवास्तव, और जब भी इनसे बात करो ये पूरी भाजपा की कुंडली खोल के रख देते हैं। और आज भी सरकार पर और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी पर, एनडीए सरकार और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनके वादों को याद दिला दिया है और साफ कह दिया है कि अब बिहार में नरेंद्र मोदी को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर 15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देते हैं तो उसके बाद बिहार के लोग उन्हें उल्टे पांव वापस भेज देंगे और वापस बिहार में वो दाखिल नहीं होने देंगे। ये सीधे इन्होंने बता दिया है और साथ ही साथ भाजपा की पूरी कुंडली भी खोल दी है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।